नमस्कार दोस्तों, कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम हम लोग आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाते रहते हैं, क्लास के लेक्चर रिकॉर्डेड लेके आते रहते हैं। तो आप लोग को अगर ये क्लासेस अच्छी लगती हैं, हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नए वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाते हैं वो आप लोगों को उनका अलर्ट मिल सके। जो हमारा बैचेज एट प्रेजेंट करंट में चल रहा है, उसमें आप लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है 1000 का। और फीस जो है, फीस जब आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जिसकी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ोगे, तो उसके बाद आपको फीस पे करनी है जब आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बेटा, उसमें जो बैच में फैसिलिटीज है वो क्या क्या दी जा रही है? फ्री लाइव क्लासेस दी जा रही है, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है, फिजिकल प्रैक्टिस फॉर डिफेंस दी जा रही है, प्रैक्टिस फ्री रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस दी जा रही है, और मॉरल सपोर्ट दिया जा रहा है उन बच्चों को जो बच्चे हताश और निराश हो गए हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें फोन कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। टाइम सुबह 10 बजे से 6 बजे के बीच में। 9999242583 8527224700 ये दो नंबर हैं। चाहे व्हाट्सएप कीजिए चाहे कॉल कीजिए, लेकिन टाइम सुबह 10 से 6 के बीच में आप लोग हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। सभी बच्चों को गूगल फॉर्म का लिंक भरना है जिन्होंने एडमिशन लेना है। आप लोग को अपने आप ग्रुप में कैरियर मेकर्स के ऐड कर दिया जाएगा और आपकी वहां से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की जो क्लास है वो इंग्लिश की है, और इंग्लिश की क्लास में स्वीटी मैडम के द्वारा टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इन टॉपिक्स को अच्छी तरह पढ़िए, तैयार कीजिए, ताकि एग्जाम में आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो निश्चित हो सके। क्योंकि टीचर्स जो हैं बहुत ही अनुभवी हैं और उनको ज्ञान है कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के पैटर्न पे एग्जामिनर फॉलो करता है, किस प्रकार के क्वेश्चन देता है। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। चलिए, तो लेक्चर पे चलते हैं। See, I'm talking about parts of speech. The first one, noun. Second one, pronoun, adjective, adverb. These are four. The next one, verb, preposition, conjunction, and interjection. Now tell me, what is the nature of noun? It means एक रटी रटाई डेफिनेशन जो आप लोगों ने याद की हुई है. It's a name of person, place or thing. It means everything in this world is called a noun. क्योंकि किसी भी चीज का ऐसा नहीं है कि उसका कोई पर्टिकुलर नाम ना हो, और जिस भी चीज का अपना कोई पर्टिकुलर नाम है वो अपने आप में क्या रहेगा? इट्स अ नाउन. द सेकेंड वन, इट्स अ प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग लिख रहे हो कैसे? माई बेस्ट फ्रेंड, और यू कैन से माई सेल्फ. तो आपने लिखा रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, रोहन इज माई क्लास फेलो, रोहन इज वेरी इंटेलिजेंट, रोहन इज वेरी स्मार्ट. तो आप लोगों को बोला गया कि बार बार जो आप ये रोहन वर्ड की रिपीटेशन लगा रहे हो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि वो एक नाउन की रिपीटेशन दे रहा है, और उसकी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए आपने वहां वर्ड यूज किया ही. बिकॉज रोहन जो है दिस इज अ मैस्कुलाइन जेंडर, तो उसकी रिपीटेशन में आपने यूज किया ही. तो वो जो ही है बेसिकली वो अपने आप में क्या है? प्रोनाउन. दैट मींस इट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ, to use at the place of a noun. किसी भी नाउन के प्लेस पर जो भी वर्ड यूज हो जाए उसे हम लोग बोल देते हैं दिस इज द नेचर ऑफ प्रोनाउन. द नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव. बेसिकली एडजेक्टिव जिसे हम लोग बोलते हो विशेषण. जैसे हम लोग बोलते हैं ही इज वेरी ऑनेस्ट, राहुल इज वेरी स्मार्ट, राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय. तो यहाँ जो हम किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन की डिटेल जो भी प्रोवाइड करें, अब डिटेल जरूरी नहीं है कि हमेशा हम किसी पर्सन की तारीफ करें. हम लोग किसी की बैड क्वालिटीज भी बता सकते हैं कि वो डिसऑनेस्ट है, या वो डल है, या वो डम है, इस तरीके से. तो एडजेक्टिव बेसिकली वो वर्ड होता है जिसे आप लोग बोलते हो एक क्वालिफायर. बेसिकली क्वालिफायर कितनी चीजों का? 3 चीजों को डिफाइन करेगा. द फर्स्ट वन, नाउन की क्वालिटी बता दे. सेकेंड वन, किसी भी प्रोनाउन की क्वालिटी बता दे. द थर्ड वन,
किसी भी कॉपुलर वर्ब को डिफाइन कर दे। अब हो सकता है कि आपके लिए यहाँ पर न्यू वंस हो, व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉपुलर वर्ब। तो कॉपुलर वर्ब फॉर एग्जाम्पल, क्या कभी हम लोगों ने ऐसा बोला है आई फेल्ट कोल्डली? वी कांट से, दिस इज रॉन्ग। हम लोग क्या बोलते हैं, आई फेल्ट कोल्ड। कोल्डली तो नहीं बोलते हैं ना, हम लोग लिखते हैं आई फेल्ट कोल्ड। बट ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये जो कोल्ड आया है वो मेरे लिए नहीं, वो तो महसूस होने के लिए आया है, फेल्ट के लिए आया है। और फेल्ट तो अपने आप में एक वर्ब है। और हमने आज तक ये पढ़ा कि वर्ब को डिफाइन करने का काम बेसिकली होता है एक एडवर्ब का, ऐसा ही हमने पढ़ा। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉपुलर वर्ब, जो अपने आप की डिटेल प्रोवाइड करने के लिए हेल्प लेती है एक एडजेक्टिव की। दैट्स व्हाई कि यहाँ पर आपने यूज किया है कोल्ड। बाकी जब हम इसको नेक्स्ट टॉपिक एडजेक्टिव में स्टडी करोगे तो बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इंट्रो आप ले रहे हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीजें आती हैं और बेसिकली वो होते क्या क्या है। द नेक्स्ट वन, एडवर्ब, जिसे आप लोग बोलते हो क्रिया विशेषण। हिंदी में सबने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। एडवर्ब बेसिकली कहता है वो एक मॉडिफायर है, और अगर ये एक मॉडिफायर है तो इसका नेचर ये कहता है कि ये डिटेल प्रोवाइड करती है किन्हीं भी 6 चीजों की। अब किस किस चीज को वो डिफाइन करेगा, ये कंडीशन आपको देता है। भाई हो सकता है किसी वर्ब की डिटेल आपको दे दे, कॉपुलर वर्ब की नहीं, किसी दूसरी वर्ब की। नेक्स्ट वन कह रहा है किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करे। यस, एनी डाउट एनीवन? कुलदीप आप कुछ बोल रहे थे? नो। यस, हो सकता है किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करे, इट मे बी किसी प्रेपोजिशन को वो डिफाइन कर दे, इट मे बी किसी कंजंक्शन के बारे में कोई क्वालिटी आपको बता दे, या फिर किसी अनदर एडवर्ब को डिफाइन करे, और हो सकता है किसी कंप्लीट सेंटेंस को डिफाइन करने का काम कर दे कोई भी एक एडवर्ब। तो एडवर्ब को ये कहना कि सिर्फ वो एक वर्ब की डिटेल देती है ऐसा नहीं होता है। किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, अनदर एडवर्ब या फिर कंप्लीट सेंटेंस की जो डिटेल प्रोवाइड करेगी वो हमारे पास बनता है। दिस इज द नेचर ऑफ एडवर्ब। गॉट इट? फिर हमारा नेक्स्ट कहता है भाई जो आपने ये वर्ब मार्क किया है ये क्या है? जो भी किसी गिवन स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के थ्रू कोई भी एक्टिविटी होती है। अब सब्जेक्ट ने खाना खाया, बैठा, उठा, भागा, दौड़ा, डांस किया, गाना गाया, पढ़ रहा है, नाच रहा है, इस टाइप की जो भी एक्टिविटीज होती है तो वो सब कौन होते हैं? वर्ब्स होते हैं। दैट मींस इट इज यूज्ड टू शो an action which is done by the subject of the sentence, जिसे आप लोग क्रिया कहते हो। नेक्स्ट वन, प्रपोजिशन। बेसिकली प्रपोजिशंस होते हैं जो शो करते हैं किस चीज को? लोकेशन को, किसी भी रिलेशन को, या फिर टाइम को, एरिया को, प्लेस को, या एक्सेट्रा। जैसे आप लोग यूज करते हो भाई इन, ऑन, एट, बाय, विथ, फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल, ये सब कौन होते हैं? प्रपोजिशंस। नेक्स्ट वन जिसे आप लोग कहते हो कंजंक्शन, इसे हम लोग कनेक्टर भी कहते हैं। कनेक्टर है दैट मींस किन्हीं भी चीजों को कनेक्ट कर सकता है, जोड़ सकता है। जैसे आप लोग एंड का यूज करते हो, बट का यूज करते हो, इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, एज सून एज, ये सब कौन होते हैं? दीज आर द नेचर ऑफ कंजंक्शंस, या फिर यू कैन से कनेक्टर। और कनेक्टर है तो कनेक्ट करेंगे नाउन को, प्रोनाउंस को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, एडजेक्टिव्स को, एडवर्ब्स को, किन्हीं भी दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को कनेक्ट करने का काम करेगा कोई भी कंजंक्शन। एंड द लास्ट वन, इंटरजेक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं सिंबॉलिक टर्म्स। सिंबॉलिक टर्म्स बेसिकली आपका काउंट होता है जब आप लोगों को एग्जाम डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। जैसे ऐसे लेटर हमारा लिखना आता है ना,
तो उसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि कहाँ हमें कॉमा देना है, कहाँ हमें सेमीकोलन देना है, कहाँ पर हम लोगों को एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क देना है, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के जो भी हमारे पास सिंबल्स रहते हैं, उन सबको कहाँ काउंट करते हो? दिस इज द टाइप ऑफ इंटरजेक्शन। एनी डाउट इन पार्ट्स ऑफ स्पीच? अब देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपने पढ़ लिया कि भाई ये हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन इनको रीड करने के बाद हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा लैंग्वेज का सिलेबस खत्म हो जाता है, नॉट। इसके अलावा हमारे पास बचते हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स। अब भाई एक्स्ट्रा टॉपिक्स में क्या आता है? एक्स्ट्रा टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहला जो बेसिक टॉपिक आता है विच इज सेंटेंस। सेंटेंस के बाद हम लोग स्टडी करते हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस के बाद टॉपिक रहेगा वॉइस, द नेक्स्ट वन नरेशन, नेक्स्ट हो सकता है आर्टिकल आप पढ़ो, आफ्टर दैट क्वेश्चन टैग, नेक्स्ट वन सिंटैक्स। आफ्टर दैट आपके टॉपिक्स यहाँ पर बच जाते हैं, जैसे आप लोग बोलते हो क्लोज टेस्ट, जिसे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्मेशन पे भी देखते हैं, जो हमारे पास सिंगल फिलर या डबल फिलर्स एग्जाम में रहते हैं। उनके बाद आपका अनसीन पैसेज, जिसे आप लोग आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हो, या फिर हम इसे अनसीन पैसेज भी बोल सकते हैं। देन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में हमारे PQRS फॉर्मेशंस, जो किसी भी एक स्टोरी या कोई भी थीम हो सकता है, कोई भी नैरेटिव चीज हो सकती है, जिसको आपको अरेंज करना होता है एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, जिसे एक मीनिंगफुल सेंस उसका प्रोवाइड हो। आफ्टर दैट आपका वोकैब सेशन आता है। वोकैब्स में आपको पता ही है, आप लोगों को स्टडी करना होता है सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, then one word substitutions, next one idioms and phrases, after that phrasal verb, और vocabs में ही इंक्लूड होता है आपका स्पेलिंग। अब यहाँ फिर बात आती है कि ये सेंटेंस क्या होता है बेसिकली। अब सेंटेंस जिसे आप लोग वाक्य कहते हो, एक रटी रटाई स्टार्टिंग से डेफिनेशन, या फिर आप कहो कि आप लोगों को ये चीज बता दी जाती है कि जहां कहीं भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, शब्दों का एक ग्रुप जहां भी नजर आ जाए, हम उसे बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि वो एक सेंटेंस है। ऐसा अगर ऐसा है तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ही स्मार्ट इज boy very up. Can we say that it's a sentence? No. But why? It's a group of words and also meaningful sense. वो एक बहुत स्मार्ट लड़का है। बट देखो, सेंटेंस का नेचर ये कहता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो वो होना चाहिए, ये चीज तो वहां पर मैंडेटरी है कि ऐसा हो, लेकिन उसके साथ साथ दो चीजें और वहां वो फुलफिल करेगा। फर्स्ट रहेगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेकेंड हो सकता है वो यूज कर जाए भाई मीनिंगफुल सेंस, नेक्स्ट इसके साथ साथ उसे एक प्रॉपर सीक्वेंस भी फॉलो करना होता है। जहां कहीं भी इन तीनों में से कोई भी एक चीज प्रेजेंट ना हो, उसे हम लोग बोल देते हैं कि वो सेंटेंस नहीं है, वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल देखा, ही स्मार्ट इज बॉय वेरी। भाई ये यहाँ कह रहा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन कोई सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई प्रॉपर सीक्वेंस ही नहीं है।
और जब तक हमारे पास उसका कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होगा तब तक हम उसे नहीं बोल सकते कि वो एक प्रॉपर स्टेटमेंट है, नॉट। और स्टेटमेंट जब करेक्ट बनेगा तो क्या लिखोगे, ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय, ऐसा ही तो हम लिखेंगे। अब वो क्यों करेक्ट हुआ, क्योंकि वहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, मीनिंगफुल सेंस भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसने एक प्रॉपर सीक्वेंस भी फॉलो किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द नेक्स्ट वन, टाइम एंड टेंस। बेसिकली टाइम एंड टेंस होता है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द टाइम ऑफ एन एक्शन। भाई कोई भी एक्टिविटी किस टाइम बिंग पर की गई है उसको जस्टिफाई या उसको डिस्क्राइब करने का काम सिर्फ करता है टाइम एंड टेंस। भाई जैसे हम कहें मैं स्कूल जाता हूं, प्रेजेंट है, मैं स्कूल जाता था, पास्ट है, मैं स्कूल जाऊंगा, फ्यूचर है। कहां से पता लगा? टाइम एंड टेंस से, क्योंकि वही तो शो करता है ना किसी भी एक्टिविटी का टाइम, वो टॉपिक बन जाएगा टाइम एंड टेंस। नेक्स्ट वन, वॉइस। बेसिकली वॉइस हमारे पास होते हैं दो टाइप में, द फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड द सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस। भाई एक्टिव वॉइस ये कहता है कि यहाँ पर हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, काम को करने वाला। और पैसिव वॉइस कहता है कि यहाँ अगर सब्जेक्ट होगा तो वो सेंटेंस के लास्ट में होगा, और अगर नहीं होता है तो वहां पर हम लोग बाय प्रेपोजिशन का यूज भी नहीं करते हैं। दो कॉन्सेप्ट वहां पर निकल कर आते हैं। वो टॉपिक जब आप स्टडी करोगे वॉइस तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। नेक्स्ट बनता है भाई नरेशन। अब नरेशन कहता है, इसे हम लोग कहते हैं स्पीच। अब स्पीच ये कोई भाषण वाला स्पीच नहीं है, ये स्पीच वो है जिसे हम लोग ये कहते हैं कि कोई भी मीनिंगफुल सेंस का स्टेटमेंट आप किसी भी पर्सन के सामने रिप्रेजेंट करो, वो बन जाता है स्पीच। और स्पीच हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जैसे आप लोग अगर कॉमन फ्रेंड्स में भी बात कर रहे होते हो तो आप लोग बोलते हो ना कि यार जो बोले वो डायरेक्ट बोलो, इनडायरेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम लोग डेली बेसिस पर यूज करते हैं। तो यही होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट होता है रीअरेंजमेंट या फिर PQRS, मतलब कोई भी 4 या 5 या 6 स्टेटमेंट्स आपको गिवन होते हैं तो दो केसेस यहाँ पर बन सकते हैं, या तो वो ये बोल देता है भाई फर्स्ट और सिक्स्थ आपका फिक्स है और सेकंड थर्ड फोर्थ को आपको यहाँ पर अरेंज करना है, इस तरीके से वो बोल देगा। या फिर आपको बोलेगा कि भाई 4 स्टेटमेंट्स हैं, इसको आपको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, वो इस तरीके से आपको बोलेगा। या फिर बोलेगा भाई ये 6 स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें आपको ये बताना है कि फर्स्ट प्लेस पर कौन सा आना चाहिए, सेकंड पर कौन सा आएगा, लास्ट पोजीशन पे कौन रहेगा, इस तरीके से स्टेटमेंट्स रहेंगे। ये आपका बनेगा रीअरेंजमेंट या फिर PQRS फॉर्मेशंस। नेक्स्ट हमने लिखा है भाई आर्टिकल। अब आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? अब जैसे ही बोला जाए कि आर्टिकल कितने टाइप, तो बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं जी आर्टिकल तो 3 होते हैं। कौन कौन जी? ए एंड द, ऐसे ही आप लोग बोलते हो। लेकिन आर्टिकल जब आपसे ये पूछा जाए कि कितने टाइप के होते हैं, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। अब आगे से किसी को ऐसा मत बोलना जी 3 आर्टिकल होते हैं, नॉट। आर्टिकल 2 टाइप में डिफाइन होते हैं, द फर्स्ट वन इज डेफिनाइट एंड द सेकेंड वन इज इनडेफिनाइट आर्टिकल। जहां पर डेफिनाइट बनता है आर्टिकल द का नेचर और इनडेफिनाइट बनता है आर्टिकल ए और एन का नेचर। डन? तो आर्टिकल 2 टाइप, नॉट 3। नेक्स्ट वन क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये यूज होता है टू कंफर्म समथिंग। जैसे आप लोगों ने कल प्लान बनाया कि हम लोग आज कहीं घूमने जाएंगे या फिर कहीं मूवी देखने जा रहे हो या किसी फ्रेंड के घर पे जा रहे हो, कोई भी प्लान बनाया XYZ, फिर आपने अगले दिन एक ग्रुप में मैसेज छोड़ दिया जाना है कि नहीं। तो ये जो आप कंफर्म करते हो किसी चीज से किसी पर्सन के लिए या किसी पर्सन से किसी चीज के लिए, तो वो बोला जाता है क्वेश्चन टैग, टू कंफर्म समथिंग। नेक्स्ट वन होता है सिंटैक्स। भाई सिंटैक्स आपके सिलेबस का बैकबोन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसे बोला जाता है मिक्सचर ऑफ द सिलेबस। अगर सिंटैक्स आपको अच्छे से आ गया, बहुत अच्छे से, तो ये मानकर चलो कि ग्रामर पर आपकी पकड़ बहुत जबरदस्त हो गई है।
क्योंकि सिंटेक्स लास्ट टॉपिक होता है ग्रामर का, जिसमें आपको नाउन से लेकर और क्वेश्चन टैग का पूरा निचोड़ पढ़ाया जाता है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे। द नेक्स्ट वन, क्लोज टेस्ट या फिर हम कहें फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको पता ही है। क्लोज टेस्ट में क्या रहता है भाई, एक पैराग्राफ रहेगा, उसमें बीच बीच में कहीं फिलर्स वो आपको देता है, बोलेगा यहाँ पर फिल करो। फिल इन द ब्लैंक्स में होता है कोई भी एक स्टेटमेंट होगा, उसको बोलेगा सिंगल फिलर है, या फिर कोई एक स्टेटमेंट बोल देगा भाई डबल फिलर है, फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आरसी, दैट मींस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और अनसीन पैसेज। कोई भी एक पैराग्राफ आपके पास रहेगा, अगर बहुत अच्छे से कहीं कहीं से प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है वो पैसेज आपने कहीं पढ़ा हो, और अगर नहीं प्रैक्टिस की है तो हो सकता है बिल्कुल न्यू हो, तो उसको उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे वो सॉर्ट आउट करने होते हैं। नेक्स्ट आपका बनता है वोकैब सेशन, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन जो बनते हैं कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, और एसएससी में क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इसका मतलब 20 से 24 नंबर कैरी करके चलता है आपका वोकैब पार्ट, ये ध्यान रखना। उसमें आपका सिमिलर वर्ड्स मतलब सेम मीनिंग, इंटोनिम्स मतलब अपोजिट, वन वर्ड्स मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे आप लोग बोलते हो जो भगवान को मानता है उसे कहते हैं आस्तिक, और जो नहीं मानता है उसे कहते हैं नास्तिक। ऐसे इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। वन हु डज नॉट फॉलो गॉड, दिस इज अथीस्ट, और जो फॉलो कर जाए दिस इज थीस्ट। नेक्स्ट वन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसे आप लोग मुहावरे और लोकोक्तियां कहते हो। जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते हो आंखों का तारा, इंग्लिश में बोला जाता है एप्पल ऑफ वन साइज, बहुत प्यारा, वेरी लवेबल। फ्रेजल वर्ब होते हैं भाई, ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन रहता है, आपके पास वर्ब के साथ प्रपोजिशन जोड़ोगे या फिर एडवर्ब के साथ प्रपोजिशन जोड़ोगे, जो कि एक मीनिंगफुल सेंस आपको देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने डीटीसी की बसेस पर अक्सर लिखा हुआ देखा होगा ब्रेक डाउन, खासकर ग्रीन लो फ्लोर जो बसेस हैं आपकी दिल्ली में, लिखा हुआ रहता है ना ब्रेक डाउन। हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी रूट पे ऐसी बसेस मिलती हैं, और रोज भी मिल सकती हैं। तो वहां जो ब्रेक है वो एक वर्ब है, और जो डाउन है वो एक प्रपोजिशन है, जो नेचर बन जाता है फ्रेजल वर्ब का। और ब्रेक डाउन का मतलब बनता है कि वो काम नहीं कर रही है, स्टॉप वर्किंग, उसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट है, तो ये आपका नेचर बनता है फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फिर आपका आता है स्पेलिंग एरर, और स्पेलिंग एरर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई 4 वर्ड वो दे सकता है या 5 भी दे दे, आपको ये बोलेगा भाई इन ABCDE में से या तो कोई एक करेक्ट है उसे ढूंढो, या फिर ये बोलेगा कि इसमें कोई गलत है वो सर्च करो। तो डिपेंडेंसी रहेगी स्टेटमेंट्स पर या एग्जामिनर पर या वर्ड्स पर कि उसने किस तरीके से उसे फॉर्म किया होगा। Any doubt in the syllabus of language English? See the pattern of exam. देखो भाई, अब ध्यान से सुनना और समझना। पहले स्टॉप राइटिंग अगर तो मेरे साथ लिख रहा है तो, क्योंकि उसके सेशन आपको मिल जाएंगे, बस समझ लो आप लोग कि किस तरीके एग्जाम में क्वेश्चंस आप लोगों को फेस करने हैं, कैसे उन्हें टैकल करना होता है, वो चीजें। आप पैटर्न ऑफ एग्जाम की बात करें तो वहां पर ये सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि आप एग्जाम कौन सा फेस करने वाले हो, क्योंकि देखो सिलेबस सबका ऑलमोस्ट सेम होता है, बस फर्क ये रहता है कि कहीं पर वेटेज किसी चीज का ज्यादा है, कहीं पर वेटेज किसी चीज का कम है। कहीं पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज में 20 नजर आएंगे, कहीं पर वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हो जाएंगे, कहीं वो 30 बन जाएंगे, कहीं वो 25 बनेंगे। तो वो वेटेज ऑफ क्वेश्चंस शफलिंग करेगा, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा कि सिलेबस में आप ये बोलोगे नहीं वहां पर ऐसा नहीं होगा या वहीं वहां पर ऐसा नहीं आएगा, वो सबका सेम रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो पैटर्न ऑफ एग्जाम केस डिपेंड करेगा कि कौन सा एग्जाम आप दे रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं एसएससी सीएचएसएल सीजीएल की बात करूं तो 25 क्वेश्चंस आपके सीएचएसएल में आते हैं प्री में, और 25 क्वेश्चंस आपके सीजीएल में आते हैं प्री की मैं बात कर रही हूँ, नॉट आस्किंग और नॉट टेलिंग अबाउट मेंस पेपर। 25 क्वेश्चंस इन सीजीएल और 25 क्वेश्चन इन सीएचएसएल, जो आपका 12th बेस पे होता है और जो आपका ग्रेजुएशन बेस पे होता है। अब इन 25 क्वेश्चंस में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन वो पूछता है, वो ध्यान से सुनना और समझना। अब यहाँ केस ये कहता है कि भाई हो सकता है सबसे पहला क्वेश्चन वो आपको वहां अरेंज करके दे दे कॉमन एरर से,
अब कॉमन एरर होगा क्या, उसका एक मैं एग्जांपल आप लोगों को बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल उसने कहा एक सेंटेंस, द पासिंग मार्क्स of this exam is 33, but you have got just 30. This is a statement. अब उसने इसको पार्टीशन किया, भाई यहां से लेकर यहां तक का जो है ये ए पोर्शन है, is 33 बट यू यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन बी पोर्शन है, और हैव गॉट जस्ट एग्जैक्टली यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन सी पार्ट। और फिर उसने बोल दिया एक नो एरर, और इसको उसने बोल दिया भाई ये डी ऑप्शन। अब केस यहाँ बना कि भाई या तो ए बी सी कुछ में यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है, मतलब कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर है, और या फिर अगर ये प्रॉपर वे में यूज है तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए नो एरर। लेकिन अब ये एरर ढूंढने के लिए आपके पास पूरी ग्रामर के जो रूल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो माइंड में होने चाहिए, तभी तो कर पाओगे ना, अदरवाइज तो नॉट पॉसिबल। अदरवाइज तो ये लगेगा यार ए भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है, सी भी सही लग रहा है, एरर मार के आ जाओगे, ऐसा ही करोगे। तो अब चेक करके जरा यहाँ मुझे बताना, अपनी नॉलेज चेक करो यहाँ कि the passing marks of this exam is 33 but you have got just 30, is it correct or not? और अगर कहीं गड़बड़ नजर आ रही है तो किस पोर्शन में और क्यों, चेक करना जरा स्टेटमेंट। Then tell me, is it correct or not? It's wrong. It's wrong. C part. C ऑप्शन गलत लग रहा है। C पोर्शन। C पोर्शन गलत, क्या गलत लग रहा है? C. मैम टेंस एरर। ओके, होना क्या चाहिए देखो, Only भी आना चाहिए सर। अच्छा ओनली नहीं होना चाहिए, ओनली कहाँ लिखा है? Only भी आना चाहिए। अकॉर्डिंग ओनली को मैं ऐड कर दूं, देखो सेंटेंस कहता है द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम इज 33, भाई इस एग्जाम में पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, बट लेकिन तुमने सिर्फ 30 नंबर लिए, ऐसा कह रहा है। अब ना क्योंकि ये जो जिस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये बहुत सिली मिस्टेक है, हम डेली बेसिस पर ऐसा बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में जब वो क्वेश्चन बनता है तो वहां पर वो बोलते हैं ये 100% रॉन्ग है। और वो क्या चीज, आप लोग पासिंग मार्क्स पासिंग मार्क्स पासिंग मार्क्स ना जाने कब से पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पासिंग मार्क्स तो कुछ होता ही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ये बनता है द पास मार्क्स ऑफ दिस एग्जाम, दिस इज द करेक्ट नेचर। दैट मीन्स कौन से पोर्शन में एरर था, ए, तो ये आपका आंसर होगा कि भाई ए ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। गॉट इट? किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे कॉमन एरर से? अब फिर क्वेश्चन आपको देगा, सेकंड हो सकता है कि वो आपको क्वेश्चन दे दे इंप्रूवमेंट से, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन किस टाइप से होता है उसका एक एग्जांपल देखो। मैंने कहा ही इज मोर सुपीरियर देन यू, ये एक स्टेटमेंट मैंने बोला, और अंडरलाइन करके मैंने कहा मोर सुपीरियर देन जो लिखा है ना भाई ये वर्ड, हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। अब फिर वहां पर ऑप्शंस आपको दे दिए, ऑप्शन ए मोर सुपीरियर टू, बी ऑप्शन बोल दिया सुपीरियर टू, सी ऑप्शन बोल दिया सुपीरियर देन, और डी ऑप्शन कहा नो इंप्रूवमेंट।
अब भाई यहाँ क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, या तो ये गलत है, अगर गलत है तो ए बी सी में से कोई एक करेक्ट फॉर्म होगी, और अगर ये सही लगता है तो नो इम्प्रूवमेंट, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। तो चेक करके बताना आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। मैंने कह दिया भाई ऑप्शन जो ए आपका आंसर है ना, अगर लगाया होता तो आपका नेगेटिव हो जाता। बोलो क्यों? देखो डी है मैम, नो इम्प्रूवमेंट। अच्छा, नो इम्प्रूवमेंट आंसर है, वेरी गुड। तो ये भी गलत है भाई, फिर भी नेगेटिव करके डी है आते, मैम, ढाई नंबर डी। गलत हो जाते अगर करके आते तो। सी अब सी होगा, सी डी होगा, ऑप्शन लगा दो, अब वेरी डी गुड। होगा। मतलब तुम कितने क्रिएटिकल होते हो ना, मिनट में तुम आंसर बदल रहे हो। ये लो भाई, सी ऑप्शन लगाया तो ये भी गलत हो जाता है, फिर ढाई नंबर कट। तो अब एक ही ऑप्शन बचा ना, उसको तो कह नहीं सकते कि वो, क्योंकि ऑप्शन एक ही बचा, तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब वो क्यों करेक्ट होगा उसका लॉजिक समझो। देखो एक बात मुझे बताओ भाई, अगर कोई चीज सुपीरियर है, ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट, अगर कोई चीज सुपीरियर है ऑलरेडी, तो क्या आप उसको ये बोलोगे कि ये उससे ज्यादा सुपीरियर है? बोल सकते हो कभी ऐसा? या फिर अगर मैं ये कहूं भाई मैं तुमसे सीनियर हूं, तो क्या तुम मुझको ये बोलोगे यार ये मुझसे सबसे सीनियर है, या मुझसे उससे उससे सीनियर है, ऐसा बोलोगे क्या? नो मैम, नहीं बोलेंगे ना। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जहां कहीं भी वर्ड्स यूज होते हैं सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, खासकर नीरज, मानव, निधि, मुझे नाम याद नहीं है बाकी स्टूडेंट्स का, उनको मैंने ये एडजेक्टिव में बहुत बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कराया है। मैम मैंने आंसर दिया मैम मैंने। हाँ अब तो बेटा बोलोगे ही। देख मैम सीरियसली मैम, मैंने चैट में सारे आंसर दिए मैम। बेटा पढ़ाते टाइम तुझे पता है ना मैं चैटिंग चेक नहीं करती हूँ, पता है ना ये चीजें, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पे इस टाइम पे रहता है। मैं चैटिंग पे वहां नहीं जाती कि बच्चों ने क्या आंसर किया, जो बोला वो मैंने सिर्फ सुना कि हाँ बच्चों ने ये आंसर बोला है, तभी मैं बोलती हूँ जब कुछ पूछूं तो माइक में तो आंसर कर दो। देखो ये वर्ड्स मैंने तुम लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कराए थे, और इसमें 4-5 वर्ड्स और लिखवाए थे, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, याद आए कि नहीं? और बहुत बार Yes, कॉमन ma'am. एरर में भी ये लिखवाया है। भाई कॉन्सेप्ट ये कहता है जितने भी ये मैंने वर्ड्स यहाँ लिखे हैं ना, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रेफर, एल्डर, इन सारे वर्ड्स के पहले ना तो कभी मोर आएगा और ना ही कभी मोस्ट आएगा, बोथ आर रॉन्ग। और दूसरा पॉइंट ये कि इनके बाद कभी भी वर्ड देन का यूज नहीं करोगे। अब वो बोलो क्यों? क्योंकि देखो चीजों को रटो मत, उन्हें समझो। भाई सीनियर अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो कंपेयर करता है, भाई वो मेरे से सीनियर है, वो मेरे से बड़ा है, तो एक तरीके से उसका और मेरा कंपैरिजन ही तो है। भाई वो मेरे से सुपीरियर है, मतलब बहुत वो मेरे से अच्छा है, तो एक तरीके से मेरा और उसका सुपीरियर जो वर्ड दिया आपने यूज करके, वो कंपैरिजन ही तो वर्ड कर रहा है। और जब कंपैरिजन उसने ऑलरेडी कर दिया तो उसके साथ देन वर्ड का यूज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसीलिए यहाँ पर देन की जगह किसका यूज होगा? टू का। बात समझ गए? अब वापस आ जाओ स्टेटमेंट पर। उसने कहा ही इज मोर सुपीरियर। भाई सुपीरियर है तो उसके पहले मुझे पता है मोर नहीं आना चाहिए, और सुपीरियर है उसके बाद मुझे पता है देन नहीं आएगा, क्या आएगा? टू आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन ए अगर मैं मार्क करूं तो सुपीरियर टू तो सही है, लेकिन इसके पहले किसका यूज है? मोर का, इसीलिए ये गलत हुआ। अगर मैं सी ऑप्शन को मार्क करूं तो भाई सुपीरियर तो ठीक है, इसके पहले यहाँ पर देन मोर तो नहीं लिखा, लेकिन उसने बाद में देन का यूज कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। अब इम्प्रूवमेंट की तो जरूरत है क्योंकि वो चीज हमें पता है गलत है, नो इम्प्रूवमेंट इसलिए गलत हुआ। तो करेक्ट आंसर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा ना, बी ऑप्शन। भाई सुपीरियर के पहले मोर नहीं है, ये चीज करेक्ट, और सुपीरियर के बाद टू आता है, ये चीज करेक्ट। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट?
फिर हो सकता है कि क्वेश्चन को आपको दे दे, जैसे मैंने आपको बोला फिल इन द ब्लैंक्स। अब भाई फिल इन द ब्लैंक्स में जब वो क्वेश्चन देगा तो हो सकता है वो स्टेटमेंट आपको लिखकर दे दे, ही ऑलवेज प्रेफर्स टी ब्लैंक कॉफी। अब ऑप्शन उसने दिए, ऑप्शन ए देन, बी ऑप्शन उसने लिख कर दिया ओवर, सी ऑप्शन उसने लिख कर दिया टू, और डी ऑप्शन उसने लिख कर दिया TOO2। विच वन इज करेक्ट? ये देखो प्रेफर से ही तो वर्ड प्रेफर्स निकल कर आया है ना, मतलब प्रेफर्स वहां से आया। तो अभी तो मैंने बताया कि प्रेफर वर्ड के साथ हमेशा कौन आएगा? टू। तो उसके भी यहाँ पर अगर यहाँ जाओगे तो ना तो देन आएगा ना तो ओवर आएगा, सिर्फ किसका यूज होगा? TO2 और TOO2 तो आता ही नहीं क्योंकि वो तो एडवर्ब है। देखो अब भाई ये हो गए तीन टाइप के आपके स्टेटमेंट, या तो कॉमन एरर का क्वेश्चन, सेंटेंस आपका इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन, देन थर्ड आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और ध्यान रखना कॉमन एरर कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन, सेम सेंटेंस इंप्रूवमेंट कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3, फिल इन द ब्लैंक्स कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 2। फिर आपका यहाँ बनता है अनसीन पैसेज। देखो अनसीन पैसेज मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं होता है कि प्री में आए, इट मे बी और मे नॉट बी, आ भी सकता है और नहीं भी, श्योरिटी नहीं होती। ठीक है, और अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं वो हम क्लास में जब पढ़ेंगे टॉपिक अनसीन पैसेज का, तो हम वहां पर टैक्टिक्स कुछ पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उसको फेस करना होता है। फिर आपके यहाँ बनते हैं भाई वोकैब सेशन से क्वेश्चंस। वोकैब सेशन में हो सकता है सिनोनिम्स का क्वेश्चन हो, जो मैंने आपको पहले भी बताया। सेकंड हो सकता है एंटोनिम्स का क्वेश्चन हो, फिर हो सकता है वन वर्ड्स हो एंड फ्रेजेस हो, और फर्स्ट हो सकता है सिनोनिम्स, सेकंड हो सकता है एंटोनिम्स, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और स्पेलिंग एरर। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग, कम से कम एक क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 2, ध्यान रखना। प्री की मैं बात कर रही हूँ, मेंस की नहीं। एंटोनिम्स में एक क्वेश्चन कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2, वन वर्ड्स में कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3, इडियम्स एंड फ्रेजेस कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3, स्पेलिंग एरर 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है आ भी जाए। तो ये आपका वेटेज रहेगा वोकैब्स। तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, या फिर मतलब भाई ऑन एवरेज अगर लगाकर चले तो 10 से 12 क्वेश्चंस की वेटेज आपका देगा वोकैब सेशन। मतलब कहने का ये कि 25 क्वेश्चंस में से आपके पास ये लगाकर चलो कि वेटेज जो रहता है वो 13-12 का वेटेज हो सकता है। ये आपका ग्रामर सेशन पूरा और ये आपका वोकैब सेशन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम ग्रामर को छोड़ दें, या ऐसा नहीं है हम वोकैब्स को छोड़ दें, दोनों पर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक को छोड़ दोगे तो बच्चा मार्क्स तो ग्रो कर नहीं पाओगे, मार्क्स ग्रो नहीं हुए तो मेरिट में आओगे नहीं, मेरिट में नहीं आए तो फिर CHSL और CGL पेपर क्लियर करने का तुक ही नहीं बनता, क्योंकि वहां पर कोई लाला जी की दुकान नहीं है कि राशन सबको मिलेगा, कितने भी बंदे लाएंगे, ऐसा नहीं है वहां पर। वह तो कंपटीशन है, 500 में से एक बच्चे को नौकरी मिलेगी। अब आप वो देखोगे आप 500 में से एक हो या नहीं, आपकी मेहनत पर डिपेंडेंसी है सब, बाकी कुछ भी नहीं। तो अब मुझे ये बता दो, 2 चीजों में कोई डाउट आया, सिलेबस में और पैटर्न ऑफ एग्जाम में। सबसे पहले लिखोगे सिनोनिम्स। अच्छा सिनोनिम्स ये बताओ कि मैं 4 तरीके से आप लोगों को स्टडी कराती हूँ, 1 2 3 4, ये आप लोगों को पता भी होगा जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे। फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं ट्रिक बेस्ड पर, सेकंड हम लोग स्टडी करते हैं रूट वर्ड्स पर बेस्ड, थर्ड हम लोग स्टडी करते हैं स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बेस्ड, और फोर्थ हम लोग स्टडी करते हैं नॉर्मल केस। अब इसमें से कौन सा तरीका आप लोग पढ़ना चाहोगे आज? मैम ट्रिक बेस्ड, ट्रिकी बेस्ड मैम ट्रिक बेस्ड। चलो तो फिर अब दिमाग खुला हुआ रखना एकदम से कि ट्रिक्स कैसे बने, ताकि आगे आप लोग भी ट्रिक्स बना पाओ कि कैसे कैसे हम लोग ट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहला ट्रिक का सेशन जो कि पुराने स्टूडेंट शायद एक बार पढ़ भी चुके हैं, मेरे से अब याद है या नहीं वो उन्हें पता होगा। देखो
अब एक बात बताओ, तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी एग्जाम के लिए, यही ना? पहले तो बता दो एसएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और एसएससी में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो ग्रेजुएट होंगे या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले होंगे, तो वो सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, ऐसा भी होगा ना केस? आप फिर मुझे एक बात बताओ कि सीजीएल के पेपर में कितने पेपर फेस करने होते हैं, कितने टीयर होते हैं? 3 पहले प्री, देन मेंस और देन थर्ड पेपर, ऐसा ही होता है ना भाई? पहला पेपर हुआ, उसके 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आया, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आएंगे, फिर उसके 1-1.5 महीने बाद सेकंड पेपर होगा, फिर 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद डीवी होगा, डीवी के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव के बाद कहीं जाकर 1-1.5 साल बाद आपका मेरिट बन के फाइनल होकर आता है कि भाई इस बच्चे को जॉब मिल गई, इस बच्चे को नहीं मिली। तो अब 1 से 1.5 साल का टाइम अगर हम लगाकर चले तो काफी एक लंबा प्रोसीजर है कि नहीं? मानते हो ये बात कि नहीं? Yes, ma'am. That means इसका हम लोग मीनिंग याद कर सकते हैं वेरी स्लो। अब भाई बहुत स्लो प्रोसीजर है ना, 1 से 1.5 साल का टाइम, ज्वाइनिंग करते 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 हम लोगों को लग जाएगा। तो वर्ड्स कैसे बनाओगे वो ध्यान से सुनो। अब ना ऐसे एक ऐसा वर्ड हमने लिखा जिसका मीनिंग होता है वेरी स्लो। वर्ड हमने बोल दिया भाई, वर्ड लिख दो स्नेल पेस, मीनिंग हो जाएगा वेरी स्लो। एस फॉर, फिर से एक वर्ड हमने बोला स्नेल लाइक, मीनिंग हो जाएगा वेरी स्लो। सी फॉर वर्ड बोल दिया भाई क्रिपिंग, मीनिंग हो जाएगा वेरी स्लो। अगेन सी फॉर वर्ड बोल दिया क्रॉलिंग, मीनिंग हो जाएगा वेरी स्लो। जी फॉर वर्ड बोला ग्रोविल, मीनिंग सेम वेरी स्लो। एल फॉर वर्ड कहा लक्काडाइसिकल, या फिर एल फॉर वर्ड बोल दिया लैंग्वेज, या फिर एल फॉर वर्ड बोल दिया लेथार्जिक, और सभी का मीनिंग कहीं ना कहीं घूम फिर कर बन जाएगा वेरी स्लो। बात समझे कि नहीं? अब देखो, कहने को तो आपने सिर्फ बोला एसएससी सीजीएल, लेकिन अगर वर्ड्स आपने याद किए होंगे तो 3 और 3 6 7 8 और 1 9 और 1-2 वर्ड आपको वैसे याद आ जाए, तो कम से कम 10 वर्ड का बन गया ना एक वर्ड एसएससी सीजीएल। बात समझे कि नहीं? यस। फिर देखो, नेक्स्ट मैंने आपको कहा भाई अक्सर आप लोग ना एक वर्ड बोलते हो स्मार्ट, बोलते हो ना, आई एम वेरी स्मार्ट, अक्सर बोलते हो। क्या मीनिंग होता है स्मार्ट का? स्मार्ट मतलब अच्छा है, गुड लुकिंग है, इंटेलिजेंट है, इस तरीके से आप लोग बोलते हो स्मार्ट का सेंस, ये मानते हो ना? तो एस फॉर हमने एक वर्ड पढ़ा जिसका मीनिंग मैंने आपको दे दिया स्नैपी या फिर स्टाइलिश, मीनिंग स्मार्ट। एम फॉर वर्ड दे दिया मॉडिश या फिर मैं कहूं मॉडर्न, मीनिंग सेम वेरी स्मार्ट। ए फॉर वर्ड बोल दिया भाई अडेप्ट, ध्यान रखना दिस इज अडेप्ट नॉट अडॉप्ट। आर फॉर वर्ड बोला रैशनल, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है एग्जाम का। एंड टी फॉर वर्ड बोल दिया टैलेंटेड, और सभी का मीनिंग अगर हम लेकर चले तो मीनिंग बन जाएगा स्मार्ट। गॉट इट? एग्जाम में स्नैपी भी आ चुका है, मॉडिश भी आ चुका है, अडैप्ट और रैशनल, ऑल आर रिपीटेड वंस। इधर से आपका वर्ड आया है लैकडाइसिकल, लैंक्वेट, लेथार्जिक, ग्रोवेल, स्नेल लाइक, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स। अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखे होंगे तो वहां पे चेक भी किए होंगे। अब देखो, 2 वर्ड आप लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, एसएससी सीजीएल, सेकंड वन इज स्मार्ट।
अब उन 2 वर्ड से खुद से देखो कि कितने वर्ड निकल कर आ रहे हैं। 9 वर्ड्स वहां से थे और 4 और 3 7 वर्ड्स यहाँ है। दैट मींस अभी तक 16 वर्ड्स आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर मैंने वर्ड कहा यहाँ पर स्टूपिड। ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड है। अक्सर आप लोग बोलते हैं आई एम वेरी स्मार्ट बट यू आर वेरी स्टूपिड, क्योंकि भाई मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, तुम लोग स्टूपिड हो सकते हो, या फिर तुम लोग बोलो कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, तुम स्टूपिड हो सकते हो, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। तो एक बात बताओ, स्टूपिड का मतलब क्या होता है? बेवकूफ, जिसमें दिमाग नाम की चीज ना हो, फुलिश हो, इस टाइप के पर्सन को हम लोग बोलते हैं ना स्टूपिड। दैट मींस इसका मीनिंग आप लोग लिख सकते हो फुलिश। एज फॉर वर्ड मैंने यहाँ कहा दिस इज सिंपलटन, बेदिमाग इंसान। टी फॉर वर्ड हमने बोल दिया भाई थिक हेडेड। यू फॉर बता दिया अनइंटेलिजेंट। P for pin-headed, I for imbecile, and D for dunce। और सभी का मीनिंग कहीं ना कहीं घूम फिर के बन जाएगा foolish। Getting the point? फिर भाई नेक्स्ट वर्ड मैंने आपको लिखवा दिया पूरी। अब ये पूरी खाने वाला नहीं है, पूरी वाला। ये पूरी मतलब कि जैसे आप लोग बोलते हो ना कि पूरी ईमानदारी से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें सक्सेस जरूर मिल जाती है, ऐसा आप लोग बोलते हो। अब PURI पूरी से हम लोगों ने वर्ड्स लिखना स्टार्ट किया। भाई पूरी मतलब मैंने आपको वर्ड बता दिया, मीनिंग याद कर दो, ऑनेस्टी, ईमानदारी। P फॉर वर्ड बना दो प्रोबिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। U फॉर वर्ड बना दो भाई अपराइटनेस, SSC का बहुत चाहेता वर्ड है अपराइटनेस। R for rectitude and I for integrity। और सभी का सेंस हो जाएगा ऑनेस्टी। गॉट इट? देन मैंने वर्ड कहा भाई WIT, विट। विट मतलब होता है एकदम अग्रेसिव, गुस्से में एकदम लाल पीला इंसान जो हमेशा रहे, अग्रेसिवनेस, एंग्रीनेस, जिसके नाक पर गुस्सा हमेशा बैठा रहे, वो टाइप का पर्सन होता है विट। विट अपने आप में एक वर्ड होता है, ये ध्यान रखना। इसका मीनिंग आप लोग याद करो, अग्रेसिव, एंग्रीनेस, गुस्से। W फॉर वर्ड बना दो रैथ, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। I फॉर एंड T फॉर टेंट्रम। और सभी का मीनिंग होगा अग्रेसिव या एंग्रीनेस। अब देखो, कहने को तो आपने सिर्फ 5 वर्ड्स पढ़े हैं, SSC CGL, स्मार्ट, स्टूपिड, पूरी, विट, लेकिन अगर वर्ड्स काउंट करो तो ऑन एवरेज 30-40 वर्ड्स आपने आज यहाँ पर न्यू पढ़े होंगे। हो सकता है 1-2 आप लोगों के लिए पहले से फैमिलियर हुआ आप उस वर्ड से, लेकिन कुछ तो न्यू होंगे ना। तो इस टाइप से कुछ हमारा चलेगा भाई सिमिलर वर्ड्स का सेशन। अब देखो, याद कितने कर सकते हो, टीचर से कितने निकलवा सकते हो, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो आपके हाथ में। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई कॉपी खाली करने से मतलब है या कॉपी भरने से मतलब है कि घर जाके मेरे के आज टीचर ने इतने पन्ने हमारे भरवा दिए, ऐसा तो नहीं है ना। दिमाग में आना चाहिए, वर्ड्स रिकॉल करो, डेली बेसिस पर उसे याद करो, एक दूसरे से जब बात करो तो वर्ड्स का यूज करो, स्टेटमेंट्स फ्रेम करने की कोशिश करो। तो जब तक ऐसी चीजें नहीं करोगे तो वोकैब पर कमांड बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाओगे। तो सिमिलर वर्ड्स क्लियर है? ये जो मैंने वर्ड्स आपको लिखवाए हैं, IBPS होते हैं बेटा जिसके थ्रू आप बैंकिंग का एग्जाम्स देते हो। अब बैंकिंग के एग्जाम्स में होता है कि बहुत लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं, तो लेंदी क्वेश्चंस देख के हम लोगों को फील होता है भाई बहुत इरिटेट हो गए हम, क्या कितना क्वेश्चन पढ़ेंगे, कितना बड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे, अनोइंग फील करते हो। I फॉर वर्ड याद करना है, दिस इज रक्सम, मीनिंग बोरिंग या फिर इरिटेटिंग। B फॉर वर्ड हो जाएगा बॉदरसम। P फॉर वर्ड याद कर दोगे भाई पेस्टी, पेस्टिलेंट या फिर पेस्टिलेंटियल। और S फॉर वर्ड बना दोगे दिस इज फाइट, और सभी का मीनिंग बन जाएगा इरिटेटिंग या फिर अनोइंग। ये कुछ मैंने आप लोगों को लिखवाए थे ट्रिक विद सिमिलर वर्ड, जो कि सेशन फर्स्ट था। अब जितना याद करते जाओगे उतना आपको नेक्स्ट क्लास में वर्ड्स लिखवाते जाएंगे। इट में बी स्टोरी टेलिंग, इट में बी रूट वर्ड्स, इट में बी ट्रिक बेस्ड या इट में बी नॉर्मल बेस्ड।
तो वो डिपेंडेंसी आप पर रहेगी कि आप कितना याद करोगे, उतने वर्ड्स हम लोग क्लास में लिखते रहेंगे। बेसिक टॉपिक रहेगा बच्चा सेंटेंस। तीन पैरामीटर्स मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताए हैं, किसी भी स्टेटमेंट को बोलने के लिए कि सेंटेंस है वो, तो उसके लिए तीन चीजें फुलफिल करेगा। द फर्स्ट वन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेकेंड वन मीनिंगफुल सेंस, and the third one proper sequence or structure. जब ये तीन चीजें कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स फुलफिल कर जाए तब जाकर वो बन जाता है एक सेंटेंस। डन। दैट मीन्स अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑलवेज प्रोवाइड्स अ मीनिंगफुल सेंस and followed by a proper sequence. After that, what is the structure of this sentence? Structure is, first of all, you have to use subject, after that verb, and the last one either a complement or an object. This is the proper structure of any statement. The first one is the subject and the second one is the predicate. भाई subject दो चीजें हो सकती हैं, या तो काम को करने वाला, that means doer of an action, या फिर whom we talk about, जिसके बारे में हम कुछ बात करें। और predicate होता है एक कॉम्बिनेशन या तो verb और object का, या फिर वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का। इन दो में से किसी भी एक का कॉम्बिनेशन अगर रहे, कॉम्बिनेशन ऑफ ईदर अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट और अ वर्ब एंड अ कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल मैंने कहा, दे एज वेल एज देयर फ्रेंड्स हैव डन देयर टास्क। Find out what is subject, what is predicate, what is verb, and what is an object. In the second one, also find out they as well as their friend. This is the nature of subject. Have done. This is the verb. Their task. This is the object. And have done their task. This is the nature of predicate. In the first one, honesty is the subject. Is the verb. The best policy. This is the nature of complement. And is the best policy, this is the complete nature of predicate. अब ये तो आप लोगों को पता लग गया कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट क्या है, लेकिन अगर एक इंपॉर्टेंट नेचर यहाँ बनता है, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ड, क्योंकि एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर बोलोगे वर्ड्स में लिखवाने के लिए तो मैं लिखवा दूंगी, पर समझना पहले ध्यान से कि कैसे कैसे सर्च करना होता है। कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जब हम सब्जेक्ट वर्ड को सर्च करते हैं। अब देखो, वर्ड कौन सा सर्च कर रहे हो, सब्जेक्ट वर्ड ना, तो दैट मींस ये वर्ड मिलेगा कहां पर, सब्जेक्ट में ही तो मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप इसका ये कहता है कि जो भी गिवन स्टेटमेंट आपके पास है, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी, उसमें सबसे पहले ये सर्च करो कि आपके पास वर्ब कहां मेंशन है। कौन मेंशन है, वर्ब। अब देखो, ये वर्ब आपके पास गिवन स्टेटमेंट में नेचर ये दे सकती है कि हो सकता है उसने अकेली हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हो, भाई हो सकता है उसने अकेला मेन वर्ब का यूज किया हो, या फिर थर्ड कॉन्सेप्ट ये बनता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों का ही यूज हो। कैसे, देखो एग्जांपल, मैंने कहा ही इज अ बॉय, only is helping verb is there. मैंने कहा he plays hockey, plays only the main verb is there. and एक मैंने कहा he is playing hockey, here is the helping verb and playing is the main verb. तो तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पर कोई भी आपको मिल सकता है, या तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, या तो सिर्फ मेन वर्ब, और या तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, दोनों का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। फिर सेकंड स्टेप ये कहता है, भाई जब आपको वर्ब मिल गई ना स्टेटमेंट में,
तो जो भी वर्ब मेंशन है स्टेटमेंट की, इस वर्ब के पहले जो भी यहाँ मार्क्ड है, यहां से लेकर यहाँ तक का पोर्शन, इस पूरे को नाम दे दो ये सब्जेक्ट है, और इस वर्ब के बाद यहां से लेकर यहां तक का जो भी पोर्शन बनेगा उसको बोल दो भाई या तो ऑब्जेक्ट है और या तो वो कॉम्प्लीमेंट है। ये चीज समझ गए? अब सब्जेक्ट कोई Yes, सिंगल ma'am. वर्ड का भी हो सकता है और सब्जेक्ट आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। फिर थर्ड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी गिवन स्टेटमेंट में आपने अब यहाँ सब्जेक्ट सर्च किया है, इस सब्जेक्ट में ये सर्च करो कि प्रेपोजिशंस कहां पर है। सब्जेक्ट में, वर्ब में नहीं, ऑब्जेक्ट में नहीं, कॉम्प्लीमेंट में नहीं, प्रेडिकेट में नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट में क्या सर्च करो? प्रेपोजिशंस। ये जो दो चीजें मैंने मार्क की है ये प्रेपोजिशंस है, ध्यान रखना। और प्रेपोजिशन एग्जांपल में बता दूं, जैसे ऑफ, ऑन, एट, बाय, इन, एक्सेट्रा, ये सब कौन होते हैं? प्रेपोजिशंस। भाई जो भी आपको यहाँ पर प्रेपोजिशन नजर आए, 2, 3, 4 या एक सिंगल, कोई भी, उससे मैटर नहीं करेगा। आपको सिर्फ बाद में क्या देखना है भाई, जो भी आपकी गिवन स्टेटमेंट में सब्जेक्ट मिला था, उस सब्जेक्ट में आपने सर्च कर ली कि ये हमारे पास किसी भी गिवन स्टेटमेंट में फर्स्ट प्रेपोजिशन है, और फिर ये कहता है कि जो भी इस फर्स्ट प्रपोजिशन के पहले ये वर्ड मार्क है, इस वर्ड को आप लोग कहोगे कि ये आपका सब्जेक्ट वर्ड है। कौन है ये? सब्जेक्ट वर्ड। और फिर नंबर 5th स्टेप ये बनता है कि जैसा भी सब्जेक्ट वर्ड है, बिल्कुल उसी नेचर में आपके पास यहाँ पर वर्ब होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपके पास सब्जेक्ट वर्ड सिंगुलर है तो वर्ब का नेचर सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है देन वर्ब का नेचर प्लूरल, और अगर ये अनकाउंटेबल है तो उस टाइम बीइंग पर वर्ब का नेचर चाहिए सिंगुलर। ये 3 कॉन्सेप्ट हमेशा फुलफिल करेगा सब्जेक्ट वर्ड और वर्ब का कॉम्बिनेशन। ये UN की फुल फॉर्म क्या है? Uncountable. यस, अनकाउंटेबल नाउन। And this one uncountable is equals to what is this SV? सिंगुलर वर्ब। बच्चे देखो भाई, अब एग्जांपल से समझना, ये तो मैंने पॉइंट्स बता दिए ना, स्टेप्स। अब एक चीज बताओ कि इन स्टेप्स को वर्ड्स में लिखवाने की जरूरत है या फिर आपने एक ग्राफ बना लिया? हम वर्ड्स में स्टेटमेंट वाइज लिखवा दो एक बार। No. मैम बना लिया ग्राफ, रहने दो। वर्ड्स में लिखाना है? No. यस जल्दी मैम। बोलिए, से यस और नो। यस No. यस यस Okay, यस write मैम लिखवा down. दो। Write down. We follow some steps. We follow some steps. When we find out the subject word of any statement. We follow some steps when we find out the subject word of the sentence. Write down step 1. Step 1.
First of all, we find out a verb. First of all, we find out a verb. ब्रैकेट में मार्क कर देना. हेल्पिंग वर्ब, ऑब्लिक मेन वर्ब, ऑब्लिक हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब. First of all, we find out a verb. ब्रैकेट में मार्क करना. हेल्पिंग वर्ब, ऑब्लिक मेन वर्ब, ऑब्लिक हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब. सेकंड पॉइंट, the group of words that are written just before the verb is called the subject of the sentence. Is called the subject of the sentence. Next point, the group of words that are used just after the verb is called either an object or a complement. Either an object. अब देखो 3 स्टेप्स आपने लिखे. सबसे पहले वर्ब ढूंढ लिया. सेकेंड पॉइंट कि जो वर्ब के पहले रहेगा वो वर्ड्स को सारा का सारा सब्जेक्ट बनेगा. एंड थर्ड पॉइंट, जो वर्ब के बाद रहेगा या तो वो ऑब्जेक्ट होगा या तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा. देन राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 4. Then we find out the first preposition. Which is used. Then we find out the first preposition which is used in the subject of the sentence. Which is used in the subject of the sentence. Next point, the group of words or a single word, the group of words or a single word that is used just before the first preposition. The group of words or a single word that is used just before the first preposition is called the subject word of the sentence. Next one, if the subject word is singular,
If the subject word is singular, then the nature of the verb must be singular. Then the nature of verb must be singular. Next one. If the subject word is plural, if the subject word is plural, the nature of verb must be plural. Next one. If the nature of subject word is uncountable, if the nature of subject word is uncountable, the nature of verb must be singular. Then see the example. Each of the students hope to crack the exam of SSC CGL. This is first one. Second statement. Some of the boys has not done his task yet. Next one. Knowledge of at least 2 languages are necessary for this job. Next one. The study of the Ramayana and the Mahabharata are very important for us. Next one. Some of the water of this area are salty. Check these statements, guys. First of all, you have to find out what is subject word, what is predicate, what is verb, and what is an object. Then check it. The nature of verb is equivalent of the subject word or not. Done, guys? Yes. The first statement, hope is the verb. Each of the students, this is the subject. Of is the first preposition. Each is the subject word. And to crack the exam of SSC CGL, this is object.
द नेचर ऑफ सब्जेक्ट वर्ड ईच इज सिंगुलर। ईच का मतलब प्रत्येक ना। अब तुम लोग अपने लिए तो ऑफ करोगे या दूसरों के लिए करोगे? डेफिनेटली अपने लिए, तो आप सिंगुलर फॉर्मेट फॉलो करोगे। तो सिंगुलर अगर ये है सब्जेक्ट वर्ड आपका, तो वर्ब का नेचर भी सिंगुलर चाहिए। बट हॉप है फर्स्ट फॉर्म व्हिच इज ऑलवेज प्लूरल, दैट्स व्हाई यूज हियर hops. Next one, some of the boys have not done his task yet. Here has not done, this is verb. Some of the boys, this is subject, and his task yet, this is object. Of is the first preposition, some is the subject word. किसके लिए यूज हुआ है? Boys के लिए, which is plural. तो some का नेचर यहाँ पर किस तरीके से है? Plural noun. तो plural noun अगर ये है तो plural verb, और plural noun अगर है तो plural possessive. तो has को बना दो have, और his को बना दो their. Next one, knowledge of at least 2 languages are necessary for this job. भाई R जो है this is verb, helping verb है. Knowledge of at least 2 languages, this is subject. Necessary for this job, either an object or the complement. Of is the first preposition. Knowledge is uncountable noun. When the subject is uncountable, the nature of verb should be singular. Then R is wrong here. Use Yes, ma'am. is. Then Is. yes, the study of the Ramayana and the Mahabharata. This is subject. Guys, you have less than 1 minute only. R is verb, and very important for us, this is object. Yes, ma'am. The of first preposition, study is uncountable. Nature of verb must be singular. Uncountable That's में why is आएगा. And some of the water of this area. This is subject. R, this is verb. Salty, this is Uncountable. object. But first preposition is of. There are 2 prepositions. But we check the first one. And the word is some. किसके लिए यूज हुआ? Water, which is uncountable. Uncountable noun के लिए verb का nature Is. singular. तो ये आपका रहता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में. कोई भी डाउट हो